हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जोबनेर जयपुर से स्वागत करता हूं पशुपालन की दुनिया में, एनिमल हस्बेंड्री की दुनिया में। और थोड़ा सा ब्रेक था, ब्रेक के बाद में फिर से हम लोग हाजिर हैं, हम लोग आपके साथ हैं और सभी का स्वागत है फिर से एक बार एनिमल हस्बेंड्री की दुनिया में। और मुझे पता है एनिमल हस्बेंड्री कितनी इंपॉर्टेंट है हर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये ही डिसाइड करती है, मतलब एक डिसाइडिंग है, इजी है, थोड़ी सी है लेकिन वेटेज बराबर रखने वाली है, मतलब लगभग बराबर है, थोड़ा सा जेट में जरूर 2-4 क्वेश्चन का फर्क है। तो सभी में जो है ना, एक यूं कह सकते हैं कम सिलेबस ज्यादा मार्क्स, यहां पर एनिमल हस्बेंड्री आती है। और ऑलरेडी हम ना कुछ आंकड़े ले चुके थे, आज कुछ जनरल और बात करेंगे, कुछ ना प्रोग्राम्स की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस की जो इंपॉर्टेंट आंकड़े जो है ना उनको और लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कुछ प्रोग्राम्स की, और यहां पर एक प्रोग्राम है जिसका नाम है एफएमडी ब्रूसेलोसिस। ब्रूसेलोसिस आप लोगों ने सुना होगा। ब्रूसेलोसिस होता है संक्रामक गर्भपात, मतलब इन्फेक्शन से कई बार ना बच्चा समय से पहले बाहर आ जाता है, दैट इज योर ब्रूसेलोसिस या संक्रामक गर्भपात। तो इसके लिए ना राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है। तो यहां पर आपके बीच में है वो वाला प्रोग्राम एफएमडी, हाँ भाई एफएमडी व ब्रूसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु नियंत्रण कार्यक्रम आपके बीच है। भाई आप आराम से लिख ले, एफएमडी और ब्रूसेलोसिस दोनों बीमारियों के लिए है और इसका नाम है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम फॉर एफएमडी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है। एंड ब्रूसेलोसिस, ब्रूसेलोसिस मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ब्रूसेलोसिस हो गया संक्रामक गर्भपात, समय से पहले, ये एक इन्फेक्शन वाला डिजीज है, डिटेल पढ़ेंगे आगे इसके बारे में भी, सिलेबस में भी आपके। तो एफएमडी और ब्रूसेलोसिस के लिए एक प्रोग्राम चल रहा है, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, एनएडीसीपी फॉर एफएमडी एंड ब्रूसेलोसिस। और ये शुरू कब हुआ था, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इसका शुरुआत हुआ था सितंबर 2019 में, एकदम लेटेस्ट। हाँ, कॉपी लेनी पड़ेगी आपको, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट, जिसमें अभी भी जो है ना ताजगी है, ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, अभी तो 1.5-2 साल हुए हैं। तो ये कार्यक्रम है एफएमडी और ब्रूसेलोसिस, इसके लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम चला था और उसकी शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। भाइयों बहनों, आज सितंबर 2019 को मैं एफएमडी और ब्रूसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु नियंत्रण कार्यक्रम की घोषणा करता हूं, भाई बहनों एटसेट्रा। तो ये मुझे लग रहा है आपके लिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, लेटेस्ट है। नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है देसी पशु नस्ल व संरक्षण हेतु एक चला था गोकुल मिशन, वो दिसंबर 2014 में चला था। तो देसी पशु नस्ल विकास, देसी पशुओं की ना नस्ल का विकास करना, संरक्षण करना, इनके लिए एक प्रोग्राम आया था। आप सिंपली लिख सकते हैं नेशनल गोकुल मिशन, और ये स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2014 में। राष्ट्रीय गोकुल मिशन दिसंबर 2014। फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन स्टार्टेड इन दिसंबर 2014। चलिए, मुझे लग रहा है आप लोगों ने भाई इतना ही लिखना था, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, बाकी तो मैंने इसको बता दिया किस लिए था वो। अब इस मिशन में आती क्या क्या है भाई, इस मिशन में क्या क्या आता है, तो एक एक को बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत किसानों को एक पुरस्कार दिया जाता है और उस पुरस्कार का नाम है गोपाल रत्न। जिन किसानों का बेस्ट परफॉर्मेंस होता है, जिनका सुपर परफॉर्मेंस होता है, जो अच्छी वाली जो करते हैं, मतलब खेती करते हैं, जो बाकी लोगों के लिए एग्जाम्पल बनते हैं, उनके लिए यहाँ पर एक पुरस्कार है और उस पुरस्कार का नाम है गोपाल रत्न। तो राष्ट्रीय, सिंपल लिखना है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत दिया जाने वाला पुरस्कार, और वो आपका है गोपाल रत्न। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, कौन कौन से मिशन इसके अंतर्गत चल रहे हैं, तो आप लोग ना हेडिंग लगा लेंगे इन नेशनल गोकुल मिशन, ये वाले प्रोग्राम आते हैं। सबसे पहले आता है राष्ट्रीय, क्या क्या आते हैं, पहले तो इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं आप हेडिंग डाल लेंगे, ये वाली नहीं, इट इंक्लूड्स, या राष्ट्रीय गोकुल मिशन इंक्लूड्स, इस तरह से लिख लेंगे। वन इज योर नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर, पहला हो जाएगा राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र, वो इसी का प्रोग्राम है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का ही भाग है। उसके बाद में दूसरा आता है पशु संजीवनी, एक प्रोग्राम है ये भी, जो इसी राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत चलता है। तो इट इंक्लूड्स नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर एज वेल एज पशु संजीवनी, इंग्लिश में भी पशु संजीवनी बोलेंगे। इसके अलावा इसी में तीसरा प्रोग्राम आता है, उस प्रोग्राम का नाम है
एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, भ्रूण स्थानांतरण तकनीकी एवं इन विट्रो निषेचन, प्रोग्राम नंबर 3, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत आने वाला प्रोग्राम नंबर 3 है, जहां पर एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का स्टडी करते हैं। भाई एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी आप जानते होंगे, जहां पर ना निषेचित करवाते हैं, नर गाय का, नर का और मादा का जो अंडाणु होते हैं दोनों को निषेचन करवाते हैं, उसके बाद में उसको ना ट्रांसफर कर देते हैं दूसरी गायों में। दैट इज योर एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो और इन विवो, बायोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, साइंस में 2 वर्ड आते हैं बेटा। एक होता है इन विवो, IN, इन VIVO, एक होता है इन विट्रो। इन विवो जो वर्ड है, इन विवो वर्ड यूज करते हैं सेल के लिए, कोशिका के लिए, और इन विट्रो जो आता है ना वो कोशिका के बाहर, ये वाला वर्ड आता है उसको कहते हैं कोशिका के बाहर, यानी कि आउट ऑफ द सेल। भाई इन विट्रो का मीनिंग क्या होता है बेटा? कोशिका के बाहर किसी बर्तन में या किसी पात्र में, परखनली में, इस तरह से। और इन विवो कभी लाइफ में वर्ड आ जाए ना, इन विवो, दैट इज इनसाइड द सेल, कोशिका के अंदर। तो यहां पर जो फर्टिलाइजेशन कराया जाता है IVF में, वो आउट ऑफ द सेल, मतलब आउट ऑफ द बॉडी कराते हैं, यूं कह सकते हैं आप, राइट है। तो सेल के अंदर हो तो इन विवो वर्ड आता है, सेल के बाहर हो तो इन विट्रो आता है। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ETT और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको आप IVF कहते हैं, ये दोनों प्रोग्राम, मतलब ये एक ही प्रोग्राम है, 3rd नंबर का प्रोग्राम हो गया, और ये है राष्ट्रीय गोकुल मिशन का प्रोग्राम, राइट है। इसके बाद में इसी के अंदर नेक्स्ट प्रोग्राम आता है, प्रोग्राम नंबर 4, जिसे आप कह सकते हैं प्रोजेनी टेस्ट, मतलब संतति परीक्षण। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा संतति परीक्षण, मतलब इसमें क्या करते हैं भाई, अच्छे वाले जो है ना संततियां पैदा करके उनकी फिर से उनका टेस्ट किया जाता है, प्रोजेनी टेस्ट किया जाता है। दैट इज योर प्रोग्राम प्रोजेनी टेस्ट। इसके बाद इसी में एक प्रोग्राम और आता है, प्रोग्राम नंबर 5, इट इंक्लूड्स नंबर 5 प्रोग्राम, दैट इज पेडिग्री सिलेक्शन प्रोग्राम, वंशावली चयन प्रोग्राम, जिसमें ना पशुओं का उनकी वंशावली के आधार पे, मतलब पढ़ेंगे आगे, सिलेक्शन ऑफ द ना एनिमल्स का एक मेथड है। तो ये वाले प्रोग्राम राष्ट्रीय गोकुल मिशन में है। सबसे पहला प्रोग्राम नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर, आप लोगों ने नोट कर लिया है। सेकंड वन इज योर पशु संजीवनी, थर्ड वन इज योर एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ETT एंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फोर्थ है प्रोजेनी टेस्टिंग संतति परीक्षण, 5वां है पेडिग्री सिलेक्शन प्रोग्राम, राइट है। तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं अब केटल्स के लिए भारत में कहां कहां पर ना ब्रीडिंग फार्म है हिंदुस्तान में। तो भारत में 7 केटल ब्रीडिंग फार्म है, या यूं कह दो मवेशी प्रजनन फार्म है, जिनमें एक बधाई आपको, एक आपके राजस्थान में है सूरतगढ़ में, दूसरा नंबर 2 है ये आपका अलामदी करके तमिलनाडु में है, धामरोड गुजरात में तीसरा है, अंदेश नगर यूपी में चौथा है, चिपलीमा उड़ीसा में 5वां है, और सुनाबेड़ा ओडिशा में 6ठा है, हैसरगट्टा बेंगलोर कर्नाटक में, हैसरगट्टा बेंगलोर कर्नाटक में 7वें नंबर का है। तो यहां पर 7 आपके लिए ना 7 क्या है सेंट्रल ब्रीडिंग फार्म है, जिनमें से ये क्वेश्चन ना सबसे राजस्थान के कंपटीशन के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूरतगढ़ राजस्थान में जो केंद्रीय मवेशी प्रजनन फार्म है, यहां पर यांत्रिक फार्म भी है, सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर यांत्रिक फार्म भी है बेटा, लेकिन यहां पर जो है ना, यहां पर आपको यहां जो मैं पढ़ा रहा हूं वो है सेंट्रल केटल ब्रीडिंग फार्म, और 7 है, और 7 में से एक आपके राजस्थान में है जो सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है। इसका एस्टेब्लिशमेंट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1967 में हुआ था। इसके बाद में नंबर 2 पे आपका आता है अलामदी तमिलनाडु, अलामदी तमिलनाडु दूसरा हो गया, तीसरा आपका ना धामरोड गुजरात हो गया, धामरोड। 4th वन इज योर अंदेश नगर यूपी, 5th नंबर इज योर चिपलीमा ओडिशा, ये 5वां है, सुनाबेड़ा 6ठा है, और हैसरगट्टा में 7वां है। तो हिंदुस्तान में यहां आपके लिए है 7 केंद्रीय मवेशी प्रजनन फार्म, सूरतगढ़ राजस्थान 1967 का एस्टेब्लिशमेंट, अलामदी तमिलनाडु, धामरोड गुजरात, अंदेश नगर यूपी, चिपलीमा ये 2 है उड़ीसा के अंदर, चिपलीमा उड़ीसा और सुनाबेड़ा उड़ीसा, और हैसरगट्टा बेंगलोर। चलिए बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए मुझे लग रहा है तैयार हो गया, और ये राजस्थान वाला भैया सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। उसके बाद में सीधा मैं आपको ले चलता हूं राजस्थान में एक और सेंटर है
जिसको बोलते हैं रीजनल फोडर स्टेशन, वो भी सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में। तो ये आपका नेक्स्ट वाला आ गया है रीजनल फोडर स्टेशन, क्षेत्रीय चारा केंद्र कह दो, चारा स्टेशन कह दो, ये भी सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में। तो सूरतगढ़ श्रीगंगानगर यहां बन गया है एक बहुत बड़ी जगह, बड़ा स्पोर्ट बन गया है। ठीक है सर, वो कर्नाटक आ गया, किसमें कर्नाटक आ गया भाई? हैसरगट्टा कर्नाटक में तो है, बेंगलोर कर्नाटक में आएगा बेटा, हैसरगट्टा बेंगलोर कर्नाटक ही आएगा बेटा, सही तो है, बोलने में हो गया क्या? उसके बाद में हम आ गए हैं, एक फिर से क्वेश्चन निकल के आ गया, यहां पर 2 सेंटर है। पहला आपका इससे पहले वाला था केंद्रीय मवेशी प्रजनन फार्म, और दूसरा आपका आ गया क्षेत्रीय चारा स्टेशन, ये सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में। अब हम आ गए नेक्स्ट वाले पार्ट पे, राजस्थान में। हाँ, एनिमल का जो सीमन कलेक्शन का जो वीर्य उत्पादन है, वो डोज, उनके नंबर यहां पर है। हम लोगों ने जो एआई किया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया है, तो वहां पर हमने एनिमल्स का सीमन कलेक्ट किया है, और इस बार 18-19 का हमने जो सीमन कलेक्शन किया है वो 79 मिलियन है बेटा, 79 मिलियन है। तो यहां पर जो सीमन डोज कलेक्शन किए गए पूरे हिंदुस्तान में, वो आ रहे हैं 79 मिलियन, 79 मिलियन। मिलियन तो आप जानते होंगे भाई, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, मिलियंस इज इक्वल टू 10 लाख, उसको बेटा मिलियन कहते हैं। तो अगर आप इसको 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर्स में आ जाएगा, संख्या में आ जाएगा। तो सीमन डोज हमने जो कलेक्ट किए 2018-19 में पूरे हिंदुस्तान में एनिमल्स के, वो आपका 79 मिलियन हो जाएगा, है ना भाई? हाँ, लैक्स में करोगे तो 1 0 लग जाएगा, नंबर्स में करोगे तो 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देना। इसके बाद में फिर से राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत, जो अभी नेशनल हमने जो पढ़ा था राष्ट्रीय गोकुल मिशन, वो उसके अंतर्गत ना राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, एक फिर से प्रोग्राम आ रहा है, नेशनल वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, एकदम लेटेस्ट, और वो शुरू हुआ था सितंबर 2019 में। एकदम फिर से लेटेस्ट क्वेश्चन आपके बीच है, बिल्कुल ताजगी भरा क्वेश्चन, 2019 की बात है। इसमें हमने नेशनल वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, है ना, NAIP की शुरुआत की थी सितंबर 2019 में। तो नेशनल प्रोग्राम भाई आपका, नेशनल वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम NAIP वाज स्टार्टेड इन सितंबर 2019। हिंदी वाले बच्चों के लिए हो जाएगा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत ही राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, नेशनल वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में। ठीक है भाई, सभी ने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आप बड़ी कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं, और ये कंपटीशन बेटा आपके ना, कोई भी कंपटीशन, चाहे आप जेट में बैठ रहे हैं, ICR में बैठ रहे हैं, चाहे सुपरवाइजर में बैठ रहे हैं, ये कंपटीशन ना बेटा आपका आने वाला, आपका ही नहीं, आने वाले आपकी जो पीढ़ी है ना बेटा, उनका भी फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। मुझे पता आप में से कई सारे बच्चे सीरियस नहीं अपने कैरियर के प्रति, लेकिन उनको आज से 10 साल बाद में पता लगेगा क्या हो रहा है मेरे साथ। लोग फुटबॉल बढ़ा देते हैं बेटा, इसलिए सेल्फ डिपेंडेंस जरूरी है, और ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वक्त किसी का सगा नहीं है दोस्त, किसी को नहीं छोड़ता है, वक्त किसी को नहीं छोड़ता है, इसलिए एक एक चीज को बेटा पूरा ध्यान देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, और यह है राष्ट्रीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए यहां पर है नेशनल आपका इंडियन वेटरनरी काउंसिल एक्ट। भैया एक एक्ट है इंडियन वेटरनरी काउंसिल एक्ट या अधिनियम, ये 1984 में बना था, 1984 में बना था। तो भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम हिंदी वाले बच्चों के लिए हो गया, और इंडियन वेटरनरी काउंसिल एक्ट ये आया था 1984 में। तो यहां पर 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सबसे पहला नेशनल वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान करने का राष्ट्रीय व्यापी जो कृत्रिम कार्यक्रम था, वो कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम था, वो सितंबर 2019, एकदम फ्रेश। और उसके बाद में आ गया आपका इंडियन वेटरनरी काउंसिल एक्ट या अधिनियम, ये आपका आया था भैया 1984 में। इज इट क्लियर? सभी ने नोट कर लिया होगा। उसके बाद में सीधा चलते हैं नेशनल डेवलपमेंट, ये भाई नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, राइट है आपका राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, यू कैन से इट NPDD, NPDD।
और ये एनपीडीडी कब शुरू हुआ था? ये है मार्च 2014 में, राइट है, मार्च 2014 में। किसको फुर कर रहे हो भाई? अरे बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, आप फुर किसी को नहीं करना है, चलने दो, पढ़ाई पे फोकस करो बेटा, इन चीजों में मत करो, कोई बात नहीं। राष्ट्रीय, आपके सामने है बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, नेशनल डे प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, यू कैन से इट एनपीडीडी, और ये शुरू हुआ था मार्च 2014 में, राइट है, मार्च 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेटिंग। भाई हो गया आपके लिए, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम नोट कर लिया होगा, मार्च 2014 में हो गया। उसके बाद चलते हैं भारत में। किसको करना मैं समझ में नहीं आया। ये तो ऐसे तो लिख रहे हैं सर, आपको अपने आप पे घमंड तो नहीं है, अच्छी बात है, नहीं है भाई, इनमें तो गलत नहीं लग रहा मुझे, आप ऐसे ही फुर करवा रहे हो किसी को। चलो कोई बात नहीं भाई, आप मालिक है सबके, आपने कहा तो भेज देते। चलो नेक्स्ट हो गया। उसके बाद है भारत में डेयरी संसाधन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कोष, डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसको बोलते हैं DIDF। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये एस्टैब्लिश हुआ था दिसंबर 2017 में। हाँ पूछ रहे, बता रहे नहीं है, सही बात, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसको बोलते हैं DIDF, ये इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? बताएंगे, डेयरी लिखेंगे, डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। सिंपल लिखने वाले, जो बहुत छोटा लिखने की शौकीन है, वो DIDF लिख के दिसंबर 2017 यहां पर नोट कर देंगे। हो गया। चलिए भाई, अब लेते हैं डेयरी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट स्कीम, डेट्स, DEDS, या हिंदी वाले बच्चों के लिए डेयरी उद्यम विकास योजना। ये शुरू हुई थी सितंबर 2010 में, सितंबर 2010 में हुई थी डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, डेट्स। ये हो गया सितंबर 2010। धीरे 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 ना हम सही दिशा में आ रहे हैं। मतलब ये मुझे पता है कई सारे बच्चों को ये साल पसंद नहीं होती, ये ना आंकड़े पसंद नहीं होते, उनको लगता है कि वो ये ऐसा नहीं है बेटा, ये आपको लगता है, ये तो करने पड़ेंगे आपको। अपना डेट ऑफ बर्थ याद रख है, पापा का ना मैरिज एनिवर्सरी याद है, तो ये कोई बड़ी वो नहीं है, वो तो उनसे तो कुछ होना भी नहीं है, इनसे तो जिंदगी बननी है। चलिए भी, डेयरी वाला हो गया सभी का, डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, डेट्स, ये सितंबर 2010 में आया था, सितंबर 2010। दुग्ध गुणवत्ता कार्यक्रम, या यूं कह दो कि क्वालिटी मिल्क प्रोग्राम, ये शुरू हुआ था 24 जुलाई 2019 को। शुरू करने वाला कौन? DAHD, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इनके द्वारा शुरू किया गया था क्वालिटी मिल्क प्रोग्राम, स्टार्टेड बाय डेवलपमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, DAHD। हो गया। इसके बाद है DMS, सभी ने नोट कर लिया होगा भाई, डेयरी, बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है। क्वालिटी मिल्क प्रोग्राम स्टार्ट किसने किया था? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, DAHD ने किया था। किया कब था? ये क्वेश्चन है, तो ये किया था 24 जुलाई, मतलब फ्रेश क्वेश्चन, फ्रेश भाई। सारे प्रोग्राम है पूरे के पूरे। डेट्स क्या होता है? साफ साफ लिखा ना भाई, डेयरी को बढ़ाना है, डेयरी की एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ानी है, मतलब डेयरी ज्यादा डेवलप करनी है, उसके लिए प्रोग्राम है। ये मिल्क की क्वालिटी बढ़ाने के लिए प्रोग्राम है, अच्छा दूध आना चाहिए। उसके बाद में एक आता है डेली, मतलब काफी सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया बेटा कि दिल्ली दुग्ध योजना कब शुरू हुई? तो ये 1959 में शुरू हुई थी। ये इनिशियल जो स्कीम्स थे ना गवर्नमेंट के, शुरुआती दौर की जो योजनाएं थी उनमें से ही। तो ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, डेली मिल्क स्कीम, DMS। तो इट वाज स्टार्टेड इन 1959। राइट है। और अब हम आ गए हैं लास्ट डेटा पे, फिर आएंगे तो हम बाद में और संभाल लेंगे, और वो है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन।
और नेशनल लाइव स्टॉक मिशन आपका शुरू हुआ था 2014-15 में, 2014-15 में ये शुरू हो गया था। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन वाज स्टार्टेड इन 2014-15। इज इट क्लियर? देन अब हम लोग ना इतिहास के बारे में बात करेंगे, है ना, पशुपालन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट है नेक्स्ट पॉइंट, और वो आपका पशु प्रबंध से संबंधित, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एनिमल हस्बेंड्री। जनरल पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़े भी है, अब आंकड़े खत्म हो गए, मतलब जो दिमाग को बड़े परेशान कर रहे थे वो सारे डाटाज यहाँ खत्म होते हैं। धीरे धीरे हम ओरिजिनल एनिमल हस्बेंड्री पे आते हैं, और पहली बात कर रहे हैं कि दुनिया में सबसे बढ़िया भैंसें हिंदुस्तान में पाई जाती है। सबसे बढ़िया जो ब्रीड्स है, बफेलो ब्रीड्स है, वो आपके इंडिया में। बधाई हो, विश्व की सबसे बढ़िया भैंसें हमारे पास है, दुनिया की सबसे बेस्ट भैंसें हमारे पास है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ना, हाँ, भैंस की सबसे बढ़िया ब्रीड कौन सी होती है ना, दूध उत्पादन के हिसाब से सबसे बढ़िया ब्रीड कौन सी होती है? तो ये मुर्रा, फिर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द बेस्ट ब्रीड फॉर मिल्क प्रोडक्शन, दैट इज मुर्रा ब्रीड। अक्सर एग्जाम्स में बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मुर्रा, कुंडी बोलते हैं, कुंभी इस तरह से बोलते हैं, जलेबी जैसे सींग लगा के घूम रही होती है, राइट है, मुर्रा। तो बेस्ट ब्रीड फॉर मिल्क प्रोडक्शन इज योर मुर्रा ब्रीड। चलिए भाई, पशुपालना आदमी ने कब शुरू किया? पशुपालना शुरुआत कब किया? तो ईसा के भी लगभग 6000 साल पहले, है ना, 6000 बीसी में। बीसी तो जानते होंगे सारे बच्चे, बिफोर क्राइस्ट। भाई ईसा जिस दिन मरे थे उस दिन ये मानते हैं कि उसी दिन 1 तारीख थी, उस दिन एक ही साल था और एक ही महीना था। लेकिन उनके मरने से भी 6000 साल पहले आदमी ने ना एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया। तो 6000 साल पहले आदमी ने ना एनिमल्स, बीसी जानते होंगे, एडी भी जानते होंगे, एडी, एनो डोमिनी, एडी, अभी जो ईयर चल रहे हैं वो एडी है। ईसा के बाद के जो साल है उनको एडी कहते हैं। ईसा से पहले की दुनिया है वो ईयर्स के हिसाब से बीसी में आती है, बिफोर क्राइस्ट, ईसा से पहले। अब अगला फिर से एक जनरल पॉइंट है कि भैया जिसको नसबंदी कर दे, बधियाकरण नहीं, बधियाकरण अलग होता है बेटा, बधियाकरण कास्ट्रेशन होता है, उसमें अंडकोश निकाले जाते हैं। लेकिन जिसका नसबंदी कर दे उस, हाँ, उस सांड को क्या बोलेंगे? तो मुझे पता, आपको आता है, ये टीजर बुल, इसको बोलते हैं वेसेक्टोमाइज्ड मेल। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हो जाएगा वेसेक्टोमाइज्ड मेल, जिसका वेसेक्टोमाइजेशन हो गया है, जिसकी नसें काट दी है। तो वेसेक्टोमाइल मेल इज कॉल्ड टीजर बुल। वेसेक्टोमाइज्ड मेल इज कॉल्ड टीजर बुल। भाई बधियाकरण वाला नहीं बता रहा हूं, बधिया अलग होता है, उसमें टेस्टिस निकालते हैं, ये तो नसबंदी कर दी जाती है। मतलब ये ना सीमन तो देगा, ये वीर्य तो देगा, सीमन तो देगा, लेकिन उसमें ना स्पर्म नहीं होंगे, शुक्राणु नहीं होंगे। और जनरली ना टीजर बुल का यूज करते हैं मध्यकाल का पता लगाने के लिए, स्ट्रेस साइकिल का पता लगाने के लिए, हीट पीरियड का पता लगाने के लिए। इसको टीजर बुल को ना एनिमल्स में छोड़ देते हैं, मादा जो गाय होती है उनके अंदर छोड़ देते हैं, और वहां पर जो साइलेंट हीट वाली, जिनका हीट का पता नहीं लगता कि कौन हीट में आ रही है, तो इससे पता लग जाता है, दैट इज टीजर बुल। इसको टीजर बुल कहते हैं, राइट है। अच्छा, मादा पशुओं को गर्भित कब कराओगे? तो भैया मध में आने के 12 से 18 घंटे का जो टाइम है, मतलब मादा पशु जैसे ही गर्भित में मध में आते हैं उसके तुरंत बाद उनको कभी भी गर्भित नहीं करवाते हैं। तो गर्भित कराने का जो टाइम है, जनरली हम बेसिक पढ़ रहे हैं, वो मध में आने के 12 से 18 घंटे है। 12 से 18 घंटे बाद में जनरली अगर इंसेमिनेशन किया जाता है, या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, या फिर नेचुरली, तो वो सबसे बढ़िया टाइम है मध में आने के 12 से 18 घंटे बाद, मतलब 12 to 18 आवर्स आफ्टर हीट या स्ट्रेस साइकिल, स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रेस साइकिल, इस तरह से बोल देंगे इंग्लिश में। इज इट क्लियर? चलिए फिर से आगे चलते हैं। बछिया की मध्यकाल की आयु, जो काउज होती है, बछड़ी होती है,
वो पहली बार मध्यकाल में कब आती है। तो उसके लिए या प्रजनन की आयु उसकी क्या है, यूं भी कह सकते हैं। तो 3 साल बाद में ही उसमें प्रजनन की जो है ना पूरी क्षमता आती है, या उसका वेट हो जाता है 300 kg। ठीक है, हो गया। 2 क्वेश्चन है यहां कि मध्यकाल की आयु या तो 3 साल या मध्यकाल का भार या 300 kg। अगर 300 kg की बछड़ी हो गई वो गर्भ धारण करने के योग्य है, या 3 साल की हो गई तो भी गर्भ धारण करने के योग्य है। राइट है, ब्रीडिंग कर सकती हो। गाय या भैंस ब्याने के कितने दिन बाद फिर से मद में आती है। तो ये टाइम इसका जो मद में आने का है, ब्याने के बाद में जो मद में आती है या हीट के जो सिम्टम्स दिखाती है, वो टाइम रहता है 60 से 90 दिन का, यानी कि 2 से 3 महीने बाद फिर से मद में आती है। स्ट्रेस साइकिल कहते हैं बेटा मद को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है राजस्व। पशु उत्पादन में जितना खर्चा लगता है उसका सबसे ज्यादा खर्चा लगता है आहार पर। आहार जितना खर्चा है ना पूरा एनिमल प्रोडक्ट्स में लगता है, उसका 60 से 70% केवल उसके खाने पे लगता है। राइट है भैया, सारे इंग्लिश में बता तो रहा हूं। भाई काविंग के कोई भी एनिमल हो, वो काविंग के कितने दिन बाद में ना फिर से स्ट्रेस साइकिल दिखाता है या हीट दिखाता है, वो हो जाएगा 60 to 90 days। एंड टोटल एक्सपेंडिचर अबाउट 60 to 70% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज ओनली स्पेंट ऑन द फूड फॉडर। इज इट क्लियर। अब हम लोग ना कुछ प्रजनन केंद्रों पे चलते हैं कि भैया किसका कहां पर प्रजनन केंद्र है। तो राजस्थान में पशु विकास और उसके प्रजनन केंद्र कहां पर है। पहले गाय वाला लेते हैं, तो गोवंश का या यूं कहे कि कैटल्स का जो पशु विकास, कैटल एनिमल डेवलपमेंट एंड ब्रीडिंग सेंटर, वो है आपका बस्सी जयपुर में। जर्सी का भी है और गाय का जनरल बात करें तो गाय का भी है इन जनरल, तो दोनों का है बस्सी जयपुर। भैंस के पास आ जाते हैं भाई, भैंस का जो ब्रीडिंग है ना, ब्रीडिंग डेवलपमेंट सेंटर है वो वल्लभ नगर उदयपुर में, बफेलो ब्रीडिंग सेंटर इज एट वल्लभ नगर उदयपुर। जर्सी बस्सी जयपुर ऐसे भी याद कर लेते भाई, जर्सी बस्सी जयपुर। ये उदयपुर हो गया भैंस वाला, साथ साथ ही आप नोट कर रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंध व प्रशिक्षण संस्थान, ये आपका जयपुर में है। राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंध व प्रशिक्षण संस्थान। अच्छा नोट नहीं हो पा रहे, नोट करो बेटा। गोवंश नस्ल पशु सुधार प्रजनन केंद्र हो गया आपका बस्सी जयपुर में। भैंस वाला आपका कैटल ब्रीड डेवलपमेंट ब्रीडिंग सेंटर, इस तरह से लिख लेंगे, ये आपका बस्सी जयपुर में हो गया। बफेलो ब्रीड डेवलपमेंट ब्रीडिंग सेंटर आपका वल्लभ नगर में हो गया। और राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंध व प्रशिक्षण संस्थान, ये है, हाँ टाइम दे रहा हूं, ये आपका हो गया है जयपुर में। आपने कभी NRCE पढ़ा है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इक्वाइंस, राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान। मुझे पता आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, ये हिसार हरियाणा में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इक्वाइंस, घोड़ा, ये हिसार हरियाणा में पड़ा है। इसी तरह से एक घोड़े का ना अनुसंधान केंद्र है, छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, वो आपका बीकानेर में है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है आपका कि राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र, मतलब छोटा है
उसी का आई थिंक सब स्टेशन है, वो है आपका, हाँ धीरे चल रहा हूं मैं, मैंने धीरे कर दिया। तो राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र उसी तरह का जिस तरह का हिसार हरियाणा में, वैसा ही उसका ही सब स्टेशन यहां बीकानेर राजस्थान में भी है। कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, घोड़ा हिसार हरियाणा, भैंस हिसार हरियाणा। एनआरसी भाई आप फिर से एक बार दोनों बातों को अलग अलग समझिए, कभी एग्जाम में ना एनआरसीई आ जाए, दैट इज योर नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इक्वाइंस, तब तो वो हिसार हरियाणा ही आएगा। लेकिन कभी राजस्थान के सेंटर पूछ लेना आपको, ठीक है, तो वो वहां पर आपका हो जाएगा बीकानेर राजस्थान, राइट है। उसके बाद में मेवाती गाय का पशु प्रजनन केंद्र, मेवाती वाला वो है अलवर। तो मेवाती, अब इसमें क्या करना है आपको, केवल मेवाती लिखना है और यही बार बार आएंगे तो डॉट 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 लगा के सीधा जगह का नाम लिख लेना है। तो मेवाती अलवर, अलवर मेवाती, याद ही ऐसे ही करते हैं, अलवर मेवाती, मेवाती अलवर, अलवर मेवाती या मेवाती अलवर। फिर नेक्स्ट में यहां पर जर्सी मारने का, जर्सी डॉट 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 करने का, जर्सी बस्सी जयपुर, जर्सी है बस्सी जयपुर, जयपुर। गोवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र भी जयपुर में था, और जर्सी गाय का पशु प्रजनन केंद्र भी आपका बस्सी जयपुर। तो जर्सी बस्सी जयपुर, मेवाती अलवर, अलवर मेवाती, ऐसे अलवर वाले मेवाती को याद कर लेते हैं। जर्सी बस्सी जयपुर, जर्सी है बस्सी जयपुर, राइट है। थार पार कर सूरतगढ़ है, वही थार पार कर लिखने का, डॉट 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 मारने का, लास्ट में सूरतगढ़ श्रीगंगानगर। तो आज तो सूरतगढ़ छाया हुआ है भाई, सूरतगढ़ छाया हुआ है। किसको याद आ रहा है सूरतगढ़ में क्या क्या मिल गया था? एक तो मिला था केंद्रीय मवेशी प्रजनन, मतलब सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म। एक मिल गया था रीजनल फॉडर स्टेशन, रीजनल फॉडर स्टेशन। और अब फिर से एक बार सूरतगढ़ अपने चरम पे है, थार पारकर गाय को लेके, थार पारकर गाय का पशु प्रजनन केंद्र भी हो गया सूरतगढ़ श्रीगंगानगर। हरियाणा, हरियाणा गाय का पशु प्रजनन केंद्र है भरतपुर। तो हरियाणा भरतपुर, याद ही ऐसे करते हैं, हरियाणा भरतपुर, हरियाणा भरतपुर। हरियाणा गाय का पशु प्रजनन केंद्र, हरियाणा मारने का, डॉट डॉट मारने का, लास्ट में लिख देने का भरतपुर, हरियाणा भरतपुर। राठी नौहर हनुमानगढ़, राठी नौहर हनुमानगढ़, याद ही कैसे करते हैं, राठी नौहर हनुमानगढ़, राठी है नौहर हनुमानगढ़, राठी नौहर हनुमानगढ़। उसके बाद में आपका आ रहा है गिर झालावाड़, गिर झालावाड़, झालावाड़ गिर, गिर डॉट 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 झालावाड़। नेक्स्ट वन, अभी तक एक ही वेटरनरी यूनिवर्सिटी है, हालांकि नेक्स्ट की घोषणा हुई है, जोबनेर में भी एक यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान में एक ही वेटरनरी यूनिवर्सिटी है, राजूवास। किसी ने नाम सुनाओ? वेटरनरी यूनिवर्सिटी एक ही बेटा, और वो है बीकानेर। यहां पे बीकानेर लिखना, उसका पूरा नाम है राजूवास, RAJ है ना, UVAS, इसको शॉर्ट में बोलते हैं राजूवास। एक्चुअली राजूवास का पूरा नाम है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी।
एंड एनिमल साइंस, बीकानेर, राजूवास। भाई नेक्स्ट और बन सकती है, लेकिन आज की तारीख में तो एक ही यूनिवर्सिटी है वेटनरी की, और वो आपकी राजूवास है, राजस्थान, और राजपुर राजस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, पशु चिकित्सा और पशुपालन। चलिए, राजस्थान में एक भेड़ प्रजनन केंद्र भी है, किसी ने नाम सुना हो? ओनली वन, और वो फतेहपुर सिक्कर में बेटा। भेड़ फार्म की बात नहीं कर रहा हूं, भेड़ फार्म तो कई सारे मिल जाएंगे आपको, बट सी ब्रीडिंग सेंटर एक ही है, फतेहपुर सिक्कर। अच्छा क्वेश्चन। फतेहपुर सिक्कर 1 and 1 सी ब्रीडिंग सेंटर, इंग्लिश मीडियम, सीप ब्रीडिंग सेंटर। और ये आपका फतेहपुर सिक्कर। नेक्स्ट वन, बकरी विकास एवं चारा उत्पादन प्रजनन केंद्र, ये रामसर अजमेर में। बकरी विकास व चारा उत्पादन प्रजनन केंद्र, रामसर अजमेर। तो यहां पर हम लोग ना राजस्थान के सेंटर्स को भी निपटा चुके हैं। राजस्थान के सेंटर्स को यहां पर हमने निपटा दिया। चलिए अब बात करते हैं हम, एक टेबल आपको बनानी है, और उस टेबल में हम लोग ना एनिमल्स को अलग अलग, भाई किसको क्या बोलते हैं, हालांकि आपके पास ये टेबल पड़ी है, मुझे पता है सब बुक्स में है ये, किसके ना छोटे बच्चे को क्या बोलेंगे, युवा को क्या बोलेंगे, मतलब यंग जो हाँ मेल है फीमेल उसको क्या बोलेंगे, और अडल्ट को क्या बोलेंगे, ये सारा का सारा लेंगे। और ये आपका टेबल यहां पर स्टार्ट हो रहा है। पशुओं के लिए सामान्य शब्दावली, जनरल टर्म्स फॉर एनिमल्स, जनरल टर्म्स फॉर एनिमल्स। आप बताते जाएंगे, आपके सामने स्क्रीन पे टेबल चल रही है पूरी की पूरी। पशुओं के लिए सामान्य शब्दावली, जनरल टर्म्स फॉर एनिमल्स। टेबल कुछ ऐसे बनेगी, इतने खाने आएंगे ऊपर, फर्स्ट में एनिमल आएगा, सेकंड में आपका ना न्यूबॉर्न आ जाएगा, यहां पर यूथ, मतलब छोटा कह दो, यूथ कह दो, यूथ मेल आ जाएगा इंग्लिश मीडियम, यहां पर यूथ फीमेल आएगा, यहां पर ना अडल्ट मेल आएगा, वयस्क। मैं लिख देता हूं मैं एक बार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, ताकि दिक्कत नहीं आए। दिस इज योर एनिमल, ये एनिमल हो जाएगा। ये हो जाएगा न्यूबॉर्न, जिसका जन्म अभी अभी हुआ है, और यहां पर हो जाएगा यूथ मेल। इंग्लिश मीडियम के बच्चों की जरूरत है, बाकी तो समझ में आ जाएगा। यहां पर हो जाएगा यूथ, जो नए, यूथ का मतलब छोटा ही होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। ये फीमेल हो जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, और यहां पर हो जाएगा अडल्ट मेल, और यहां पर हो जाएगा अडल्ट फीमेल। तो इतने कॉलम बन जाएंगे, 1 2 3 4 5, है ना, मतलब ये वाले कॉलम बनेंगे। अब आप बताते जाएंगे मुझे, बन गया सभी का? अब आप मुझे बताते जाएंगे। सबसे पहले है गाय, ये सारे एनिमल्स मैंने ले लिए, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, है ना, मुर्गी, इनको तो इंग्लिश लिखी लोगे आप, है, कैटल कह दो, काऊ कह दो, बफेलो कह दो, सीप कह दो, गोट कह दो, मुर्गी कह दो, सुअर कह दो, ये इधर आ जाएंगे। पिग कह दो अंग्रेजी में, हो गया। अब सबसे पहले आपको बता रहा हूं गाय, अब ये ऐसे ना, गाय का नवजात न्यूबॉर्न क्या कहलाएगा, तो बच्चों ने लिख भी दिया है, वो काफ कहलाएगा। ये आपके साथ काफ आपके सामने आ गया, काफ, इंग्लिश मीडियम CALF,
चलिए अब बात करते हैं युवा नर क्या कहलाएगा, तो बुल काफ, BULLCALF, बुल काफ। अब जो बछड़ी होगी वो क्या कहलाएगी, है ना, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हिप्पर काफ। ये देखो बच्चों ने नोट भी कर दिया जी, हमारे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है, शुरू से इतने से थे तब से उनको तो एग्रीकल्चर तो उनके रग रग में है, राइट है। अब अडल्ट मेल को क्या बोलेंगे, तो ये कहलाएगा बुल या सांड। हिंदी में सांड कहते हैं, अंग्रेजी में बुल कहते हैं। भाई टेबल परफेक्ट बननी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। अब बच गया केवल अडल्ट, तो ये आपका आ गया काऊ या गाय, हिंदी में गाऊ या गाय कहते हैं। अच्छा लग रहा होगा, वैसे सबको आते हैं मुझे पता, सारे इंटेलिजेंट है, एक एक को ना रट रट के बैठे हैं, राइट है। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी है। गाय का जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको ना काफ कहते हैं, और यूथ मेल होता है उसको बुल काफ कहते हैं, यूथ फीमेल होता है उसको हिप्पर काफ कहते हैं, और अडल्ट जो मेल है उसके लिए बुल BULL वर्ड यूज करते हैं, और अडल्ट फीमेल के लिए काउ वर्ड यूज करते हैं। चलिए भैंस के पास चलते हैं। तो भैंस का जो न्यू बॉर्न बेबी है, जो नया नया जन्मा बच्चा है, उसको बफेलो काफ कहते हैं, बफेलो काफ। इसके बाद यूथ मेल के लिए वर्ड यूज करते हैं फिर से बफेलो काफ। इधर से कहां से निकल के जा रहा है, बफेलो काफ, राइट है। इधर सेम हिप्पर काफ, भाई ऐसे नहीं हो इधर उधर हो जाए, देख तो लेना, हिप्पर काफ। अब रह गया बुल, तो बुल के बुल, उधर बुल है तो इधर क्या कह देंगे, बफेलो बुल। भाई गाय का जो एडल्ट है, मेल है, वो बुल है, तो इधर बफेलो बुल हो जाएगा। इसके बाद एडल्ट फीमेल तो बफेलो भैंस। ये अच्छा है जी, धन्यवाद। भाई एक एक तो बता रहा था, एक एक मुझे लिखना पड़ता, अब लिखे लिखा आ रहे हैं, अब कोई इधर से निकल के आ रहा है, मुझे खुद को भी नहीं पता कहां से निकल के आ रहे हैं। चलिए भेड़ के पास चलते हैं। तो भेड़ का न्यू बॉर्न बेबी लैम, LAMB। उसके बाद आपके पास है ये यंग मेल। तो यंग मेल को बोल देते हैं मेल लेम, लेम भी है। ये एक भैया मुझे लग रहा है कोई, तो बेटा थोड़ा सा सुधर जाता ना जिंदगी बन जाती, क्यों बावड़ा हो रहा है, क्यों लाइफ खराब कर रहा है। आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच ले यार, तेरा तो निकल जाएगा मुझे पता है, कुछ कर लेगा ऐसे ही। आने वाले के बारे में तो सोच ले बेटा, कुछ छोटे छोटे बच्चे होंगे तेरे कल को, कुछ तो सोच। चलिए भैया अब आ गए हम सीधा ही यंग फीमेल, और भेड़ की यंग फीमेल, इसको बोलते हैं मादा लेम, फीमेल लेम। अडल्ट मेल के पास चलते हैं, लिख दिया होगा फीमेल लेम, LAMB। उसके बाद आ गया अडल्ट मेल। तो अडल्ट मेल को बोलते हैं भेड़ में रेम, RM, रेम रेम, है ना, राम मत बोलना, रेम, मेंढा। लास्ट आ गया भेड़ का ना अडल्ट फीमेल, बड़ी हुई मादा, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ईव, EWE। बच्चे पहले से ही टाइप कर रहे, थैंक यू बेटा, मजा आ रहा है उनको, है ना। यहां पर टेक्निकल टर्म यूज करते हैं EWE, ईव, ईव। फीमेल बफेलो के लिए ईव यूज करते हैं, और मेल बफेलो जो अडल्ट हो गया ना, बड़ा हो गया, उसके लिए RAM, सेम टू सेम राम वाला स्पेलिंग है। चलिए बकरी देवी के पास चलते हैं, और बकरी का जो न्यू बॉर्न बेबी वो किड है, एक किड आ गया, छोटा बच्चा किड, मेल किड है, युवा नर को बोलेंगे मेल किड। उसके बाद में युवा मतलब यूथ फीमेल, उसके लिए फीमेल किड है।
मेल किड है, फीमेल किड। अब आ गया आपका अडल्ट मेल, और अडल्ट मेल के लिए वर्ड यूज करते हैं बक, BUCK, बक। उधर टेक्निकल टर्म यूज करते हैं डोई, या नेनी भी कहते हैं उसको। जो बकरी बड़ी हो गई ना उसको डोई भी कहते हैं, नेनी भी कहते हैं। मुझे लग रहा है ज्यादा मजा आ रहा है एक एक में, उसके बाद में अभी एक साथ आता तो इतना मजा नहीं आता पूरी टेबल, फिर तो लिखने का मजा नहीं आता, लिख भी नहीं पाते। अब चलते हैं सीधे मुर्गी के पास, और ये है मुर्गी आपके बीच में चूजे लेके, तो बच्चा कहलाता है चिक या चूजा, चिक या चूजा, CHICK। इसका जो यूथ है ना, या यंग कह दो, यंग जो मेल है, मतलब यंग मेल है, वो कहलाएगा कॉकरेल, कॉकरेल। यंग मेल ऑफ चिकन, यंग मेल ऑफ फॉल, यंग मेल ऑफ पोल्ट्री, दैट इज कॉकरेल। यंग फीमेल पुलेट, PULLET, पुलेट। अब मुर्गा आ गया, मुर्गा बड़ा होने के बाद क्या कहलाता है? कॉक, COCK, कॉक। तो फिर मुर्गी बड़ी हो क्या कहलाती है? मुर्गी बड़ी होके बन जाती है हेन, हेन। मुर्गी बड़ी होके हेन, मतलब जब मुर्गी की बच्ची कोई, मतलब चिक्स होते हैं ना, शैतानी करते हैं, तो उसकी मम्मी कह देती है ज्यादा फालतू की बात मत किया कर, कल को तेरे को हेन बनना है ना। तो ऐसे इस तरह से तो हेन। अब चलते हैं पिग के पास, सुअरों के पास, और ये है सुअर का बच्चा पिगलेट, पिगलेट। पिगलेट सुअर का ना, हाँ, छोटे छोटे जो नर होते हैं, मतलब यंग मेल, वो बॉर्लिंग, BOARLING, बॉर्लिंग। देन यंग फीमेल, मादा पिगलेट, फीमेल पिगलेट, फीमेल पिगलेट। अडल्ट मेल बोर, BOAR। नोटेड। देन अडल्ट फीमेल सो, SOW। इस तरह से आपकी टेबल ना मजाक मजाक में आपने पूरी कर ली। एक टेबल और करेंगे, उसके बाद में ना अगले क्लास के अंदर एक टेबल और बची हुई है अभी, अगली क्लास में जनरल टॉपिक शुरू करूंगा। सबसे पहले एनिमल्स का ना एज कैसे निकालते हैं उसकी बात करूंगा। उससे पहले एक टेबल और बनानी है आपको, और उस टेबल में होंगे ये आगे 4, हाँ भाई, ये हेडिंग है उसकी, पशुओं से प्राप्त होने वाले मांस, उनका ना नाम सारे लिखना भाई, मांस भी आएगी, उनसे कौन कौन से मांस मिलते हैं, उनका खुद का जूलॉजिकल नेम भी आएगा बेटा, सारा लिखना। उनका ना जूलॉजिकल नेम भी आएगा, जूलॉजिकल नेम आएगा, उनकी फैमिली भी आएगी, एंड उनके मेट्स भी आएंगे। तो सारा लिखना, केवल मांस में लिखना बेटा। जूलॉजिकल नेम मतलब उनका वैज्ञानिक नाम, उसके बाद फैमिली, उसके बाद मीट, तीनों की बात करेंगे। और उसके लिए आपको बनाने हैं ये वाले कॉलम, ये आ गए, इधर आ जाएगा हाँ, एनिमल, नेम ऑफ द एनिमल, सेकेंड वन इज योर जूलॉजिकल नेम, थर्ड वन इज योर फैमिली, एंड फोर्थ वन इज योर नेम ऑफ मीट। ये भी मुझे पता सबको आती है।
भाई इधर कितने आएंगे उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर जो है ना ये वाले कितने आएंगे, ये आपके बीच में आ चुके हैं, ये वाले इंग्लिश मीडियम वाले लिख ही लेंगे। नेम, ये हो गया जूलॉजिकल नेम, ठीक है भाई, ये फैमिली हो गई, और लास्ट हो गया नेम ऑफ मीट। सबसे पहले इंडियन काउ, देसी गाय, इंडिजीनस, ये आपके सामने पूरे के पूरे आ गए, एक साथ आके बैठ गए, सारे के सारे एक साथ आके बैठ गए भाई। देसी गाय, देसी गाय, बॉस इंडिकस, चलिए भाई बॉस इंडिकस, पेश है बॉस इंडिकस, आके बैठ गए अपनी जगह। फैमिली बोविडी, गाय की, भैंस की, बकरी की, भेड़ की, सबकी फैमिली बोविडी। मांस, बीफ या काफ व्हील भी कह देते उसको। हो गया। चलिए विदेशी गाय के पास चलते हैं, क्रोमोजोम भी आएंगे, सब आएंगे बेटा आगे। ये हो गया आपका बॉस टार्सस, एक्चुअली टार्सस नहीं है, एक्सक्यूज मी, ये स्पेलिंग है ना बुक्स में गलत लिखी हुई है, इसको आप करना टोरस, TAURUS, इस तरह से होता है, टोरस कहते हैं, टोरस, टार्सस नहीं कहते, वो टेक्निकली हर बुक में गलत लिखा हुआ है। इट इज टोरस, बॉस टोरस, TAURUS, इस तरह से होगा से टॉरस स्पेलिंग, हाँ TORUS, टॉरस। एक्सक्यूज मी, यहां पर ना टोरस लिखेंगे आप, टार्सस नहीं होता, ये यहां भी वही पुराने वाला डाल दिया इन्होंने। फैमिली सेम, मांस चेंज, ना ना गाय का चेंज, गाय तो गाय है, वो तो बीफ ही देगी। टॉरस, टॉरस कर लेना बेटा उसको, TORUS। भैंस बाईसा से मिलवाते हैं, यह है बोबेलिस, बोबेलिस, हाँ चेंज तो वही गया ना, बोबेलिस, बोबेलिस। फैमिली सेम, बस इधर बफिन कहते हैं इसको, बफिन, मांस को क्या बोलेंगे, बफिन या फ्लैश। और दलदली वाली कारा बीफ थी, दलदली भैंस का भी लिख लियो भाई, कारा बीफ, दलदली भैंस, कारा बीफ। ये आ गई बकरी, तो बकरी का भी नाम यहां पर बदला गया है, कापरा एगेग्रस हिरकस, वैसे तो कापरा हिरकस ही होता है, कापरा एगेग्रस हिरकस, एगेग्रस हिरकस। फैमिली तो सेम छे, कापरा एगेग्रस हिरकस इज द लेटेस्ट फाइनल। फैमिली सेम छे, बकरी को मांस चीवन कह दो, सीवन कह दो, है ना, चीवन या चेवन, सीवन, इस तरह से बोल भाई, CHEVON होता है। हाँ बड़ी खबर यहां से निकल के आ रही है, बकरियों के नाम यहां पर बदले गए। इसकी स्पेलिंग बेटा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, चेवन, सेवन, CHEVON। भेड़, तो भेड़ ओविस एरिस थी पहले, आज भी ओविस एरिस है, मुझे नहीं लगता कल भी ओविस एरिस ही रहेगी, चेंज नहीं होना इसको। फैमिली सेम छे, भेड़ के मांस को बोलते हैं मटन, मटन भाई, मटन आ गया, MUTTON, मटन। हाँ ये तो सारे सेम छे, फैमिली सबकी अब तक सेम छे। मुर्गी, तो कुमारी मुर्गी देवी हाजिर हो, ये लो सब, गैलस, गैलस डोमेस्टिकस, GALUS, GALUS, ये कैपिटल जी आएगा, इसमें छोटा जी आएगा।
डोमेस्टिकस की आपको आती है, गैलस गैलस डोमेस्टिकस। मुझे पता आपने कईयों ने गैलस डोमेस्टिक याद कर रखा है, फिर गैलस गैलस तो जंगली मुर्गी ऐसे याद कर रखा है, मैं जानता हूं आपको बचपन से, लेकिन एकदम परफेक्ट नेम है गैलस गैलस डोमेस्टिकस। गैलस गैलस जंगली मुर्गी होगी, डोमेस्टिकस पालतू हो गई, तो पालतू इससे निकल के आई तो उसका पूरा नाम हो गया गैलस गैलस डोमेस्टिकस। जीजी डोमेस्टिकस, जी फॉर गैलस, जी फॉर गैलस, जीजी डोमेस्टिकस। फैमिली किसी को आती है मुर्गी की फैमिली क्या है? मुर्गी परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। ऐसे ऐसे मुर्गी की यहाँ शादी होती है ना मुर्गियों के, तो इधर ना एक बाजा सा बना देते हैं, इधर शुभ लिख देते हैं, इधर लाभ लिख देते हैं, और मुर्गी परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है, ऐसे मकानों के ऊपर लिखा रहता है इनके, है ना, नंगाड़े से बड़े रहते हैं। तो मुर्गी की फैमिली किसी को आती हो? मुर्गी की फैमिली होती है फेसिएनिडी, फेसिएनिडी। फेसिएनिडी। और इसका मांस कहलाता है, भाई मुर्गी की तो कुछ भी वो कह दो, चिकन कह दो, सफेद मांस कह दो, तो मुर्गी यहां पर हो गई। अब चलते कुड़क मुर्गी के पास। ये फिर से वही आ रहा है, पहले फिर आ गई कुड़क मुर्गी। तो और है भाई, अभी जाना नहीं है किधर भी। कुड़क मुर्गी, उसका नाम है गैलस स्पीसीज। फैमिली तो सेम छे, फेसिएनिडी। कुड़क मुर्गी का जो मांस होता है ना उसको अलग बोला जाता है। कुड़क जानते हो, मतलब जो अंडे सेने का काम करती है, देसी मुर्गी होती है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कुड़क मुर्गी। मांस अलग है, टेंडर। कुड़क मुर्गी का जो मांस है उसको बोलते हैं टेंडर, टेंडर, टेंडर। अब आ जाते हैं सुअर भाई के पास, और सुअर होता है सस इंडिकस। जूलॉजिकल नेम ऑफ द पिग, SUS, सस, SUS, राइट है, और इंडिकस हो गया। परिवार है, सुअर परिवार, यह है सुईडी, सुलडी नहीं रहा है, सुईडी। मांस कहलाता है पोर्क। यस, पोर्क। अब सुअर का नमकीन मांस, अब सुअर तो सुअर है, चाहे वो नमकीन मांस दे चाहे वो, तो सस इंडिका, सुईडी सेम, केवल मांस बदल गया। नमकीन मांस के लिए वर्ड यूज करते हैं बिकॉन, बीकॉन है। सुअर तो सुअर है, सेम आ जाएंगे, डॉट 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 डॉट। अब लेते हैं नवजात, ये भाई सुअर का नमकीन मांस ये एक ही है, और ये हो गए। अब लेते हैं नवजात बछड़ा, तो नवजात बछड़े का भी वही नाम रहेगा, बॉस इंडिकस या बॉस टार्सस, राइट है, केवल फैमिली भी सेम रहनी है, बोविडी, केवल मांस का नाम यहां बदला जा रहा है। और नवजात जो बछड़ा होता है उसके मांस को बोलते हैं व्हील, व्हील। सीधा ले चलता हूं हिरण के पास। और हिरण का नाम मैं यहां नहीं बता रहा हूं, क्योंकि हिरण जो है ना वो कई प्रकार के आते हैं, लॉट ऑफ टाइप है ना, डियर्स आर इन द वर्ल्ड। सो उनका नाम ना यहां हम कवर नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत अलग अलग आ रहे थे। मैंने कहा भाई डैश लगाने में फायदा है, लेकिन फैमिली ना सर्विडी है, सर्विडी हिरण की।
और इसके मांस को बोलते हैं वेनिसन। ऊंटों के पास चलते हैं। ऊंट तो सब जानते होंगे, दो प्रकार के ऊंट आया करे, एक कुब्बड़ालो, दो कुब्बड़ाला, सिंगल हम्प्ड, डबल हम्प्ड, दोनों के अलग अलग नाम है। सिंगल हम्प्ड जो होता है ना, HUMPED, वो तो होता है कैमेलस ड्रोमेडेरियस, और जो दो कुब्बड़ वाला होता है उसका नाम होता है कैमेलस बैक्ट्रेनस। कैमेलस ड्रोमेडेरियस, सिंगल हम्प्ड और डबल हम्प्ड वो हो जाएगा कैमेलस बैक्ट्रेनस। भाई अंडरलाइन सबको मारियो इनको। ये होगी इसकी फैमिली कैमेलिडी। कैमल भाई जी कैमेलिडी परिवार से है शुरू से ही। इसको ना कैमल मीट ही बोला है इंग्लिश में। इसके लिए मीन्स है ना, मीट के लिए वर्ड यूज करते हैं कैमल मीट है। कैमल मीट। ये आ गया घोड़ा। घोड़ा इक्वस कैबेलस, इक्वस EQUAS, इक्वस कैबेलस। फैमिली इसकी इक्विडी है, इक्विडी। और उसको भी ना हॉर्स मीट, इक्वस मीट है, मतलब घोड़ा मांस ही बोलते हैं, घोड़ा मांस ही बोलते हैं। मुझे लग रहा है आपने मजाक मजाक में ना आराम से बैठे बैठे पूरी टेबल कंप्लीट कर ली भाई, और टाइम भी हो गया। कल से हम ना बेसिकली शुरू करने वाले हैं, मतलब एक एक टॉपिक लेंगे, और कल का टॉपिक क्या रहेगा आज ही बता देता हूं। दिस वन न्यू टॉपिक दैट विल बी डिटर्मिनेशन ऑफ एज, पशुओं का आयु निर्धारण। टुमारो टॉपिक, कैसे ज्ञात करते हैं पशुओं की आयु, खुर देखकर, दांत देखकर, है ना, उसके सींग देखकर, ये सारे के सारे ना इन सब से ज्ञात करते हैं। तो कल का टॉपिक हमारा जनरल चलने वाला है, जनरल एनिमल हस्बेंड्री, और वो रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ एज, पशुओं की आयु निर्धारण। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के स्नेह के लिए, आप लोगों के लगाव के लिए। भगवान आपको कामयाब करे इन्हीं दुआओं के साथ। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम साहब।